किसी भी तरह चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन बक्सर में हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बक्सर बनेगा। जो परिस्थिति हो, हर परिस्थिति से लड़ूंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने बक्सर के लोगों के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना अनिल चौधरी करने का प्लान किया। तो वही है ना कि एक भागलपुर वाला बक्सर को लूटा, एक गोपालगंज वाला लूटेगा। गोपालगंज की जनता ने जिसे नकार दिया, उसके घर के लोगों ने उन्हें नकार दिया विधायकी के चुनाव में। तो क्या ये बक्सर पर थोपने वाली बात नहीं है कि बक्सर पर एक सांसद प्रत्याशी ऐसा थोप दे कि जिसे बक्सर के बारे में पता नहीं। दूसरे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी जो हैं, विधायक रहे हैं रामगढ़ से। विधायक रहने के पहले आरएसएस और बीजेपी में ही थे। ये छोटे भाई और बड़े भाई हैं। ये दोनों का वोट और दोनों का विचारधारा एक ही। और बहन जी निश्चित रूप से बिहार आएंगी, बक्सर आएंगी और बक्सर के तमाम आवाम को अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद देंगी और निश्चित रूप से इस संघर्ष में बक्सर को सबसे आगे ले जाने के लिए बहन जी निश्चित रूप से यहाँ आशीर्वाद देंगी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार भर में 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी का जो चुनाव है, चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही ये ऐलान हो चुका है कि जो सीट है बीएसपी निकाल लेगी। पहली जो सीट है वो है बिहार के वैशाली लोकसभा सीट, जहां से देश के जाने माने बहुजन चर्चित पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा बक्सर से जहां पर अनिल चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल अनिल चौधरी जी आपके फ्रेम में मौजूद हैं। और बात करेंगे बक्सर लोकसभा के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर, इनके क्या एजेंडे, क्या विज़न है जिसको लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, उस पर बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जनतंत्र खबर के जो व्यूवर्स हैं उनका कहना था कि आप जो है अनिल चौधरी को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए, उनको जगह दीजिए। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी जो आपके माध्यम से इस भारत की दुर्दशा की हालात को देखते हैं, समझते हैं और आप अच्छे से उन्हें समझाते हैं। सर, लंबे समय से आप बक्सर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ स्थिति समझ में आ रही है सर? देखिए, बक्सर लोकसभा में मेरा जन्म है, मेरी जन्मभूमि रही है और मैं बक्सर का बेटा हूँ। बड़ा दुख महसूस करते हैं कि हम अपने बक्सर के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाए। जी। जिन्होंने भी बक्सर को में जनप्रतिनिधि बने, जो वो बक्सर को केवल लूटने का काम किए। बक्सर के हमारी तमाम माताओं बहनों, मेरे भाई बंधु, सबके जो अधिकार थे, जो उन्हें मिलने चाहिए थे, उसको इन्होंने ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, जिसके कारण बक्सर के तमाम आवाम, चाहे जिस समाज के हों, हर समाज के लोग, सर्वजन समाज के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। विजन क्या है सर, किस विजन को लेकर आप संसदीय चुनाव में कूदे हुए हैं? देखिए, मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, बाबा साहब के सपनों को साथ चलने वाला हूँ और ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो हमें दिया है वही हमारे लिए सब कुछ है, और जो देना चाहते थे वो हमें नहीं मिल पाया। आज़ादी के 78 साल बाद भी आज हम उनके सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि बाबा साहब जो सोचे वो आज क्यों नहीं हमें मिल पाया। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि आज भी हमारे हजारों माताएं बहनें जिनके सर पर पक्का छत नहीं है, मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं उन्हें उस मकान को दिलाना चाहता हूँ। मैं उन युवा भाइयों के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ जो आज भी, जिनके लिए शिक्षा एक दूर की कौड़ी बनी हुई है, चाह करके भी हम अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम उनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं और हमारा पहला ये है कि चूँकि मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का विचार है, तो बाबा साहब का सबसे पहला जो नारा है और सबसे ज़्यादा जो नारा है उन्होंने शिक्षा को लेकर दिया है। शिक्षित समाज की बात कही उन्होंने, शिक्षा जगत में कहा उन्होंने कि शिक्षित जो होगा वही कुछ कर सकता है, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं अपने बक्सर को लेकर के चिंतित हूँ।
बक्सर में जिन्होंने राम के नाम पर वोट लिया और ये कहते हुए कि बक्सर श्री राम की ज्ञान स्थली रही है, बक्सर से ही श्री राम की पाठशाला रही है, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है, आरएसएस वालों ने कहा है, बीजेपी वालों ने कहा है, और कह करके सबका वोट लिया। क्योंकि हमारे समाज के लोग उनको काफी मानते हैं, श्री राम को काफी मानते हैं, हिंदू धर्म में आस्था है उनके बीच में, और उस आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खिलवाड़ किया है और उनकी आस्था को मजाक बनाया है कि राम की पाठशाला अगर बक्सर में रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ लगातार सांसद रहे, बिहार में लगभग 20 सालों से शासन में बैठे हुए हैं, एक भी स्कूल कॉलेज तो बड़ी दूर है उनके लिए, एक भी स्कूल बक्सर में श्री राम के नाम पर नहीं बना पाई। क्या कष्ट था इन्हें। श्री राम को अगर इतने आदर्श मानते हैं अपने, तो क्या केवल वोट के लिए आदर्श मानते हैं? क्या हमारे बहुजन समाज को ठगने के लिए आदर्श मानते हैं? क्यों नहीं श्री राम के नाम पर एक स्कूल बना पाए, कॉलेज बना पाए? तो ये जरूर हमें ऐसा लगता है कि बक्सर के साथ छलावा हो रहा है, राम के नाम पर राजनीति हो रही है, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, और कहीं भी उनके नाम पर कुछ करने की जरूरत नहीं समझते। हमारा पहला मुद्दा है कि मैं बाबा साहब को अभी बताया आपको कि शिक्षित के लिए बहुत बाबा साहब चिंतित रहते थे कि हमारे समाज के लोग चिंतित हों। तो हमारा पहला जो मुद्दा है, किसी भी तरह चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन बक्सर में हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बक्सर बनेगा, जो परिस्थिति हो, हर परिस्थिति से लड़ूंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने बक्सर के लोगों के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना अनिल चौधरी करने का प्लान किया है और करके दिखाएगा। मौका मिला 5 सालों का, निश्चित रूप से सबसे पहला काम होगा कि कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में अपने अंबेडकर यूनिवर्सिटी को अपने बक्सर में स्थापित करना, और उसके साथ हर एक प्रखंड में कॉलेज का निर्माण उस अंबेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक मुहिम होगा जो हमारे बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का होगा। और टेक्निकल पढ़ाई जो बक्सर के लिए बड़ी दूर की कौड़ी साबित हो रही है, चाहे वो नर्सिंग की कॉलेजेस की बात हो, एक डिप्लोमा की कॉलेज आज तक हमारे बक्सर में नहीं है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कॉलेज नहीं है। तो इन सब की स्थापना अपने अंबेडकर यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने बक्सर में कराना हमारा पहली प्राथमिकता होगी। सर, आपके विजन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की आप बात कर रहे हैं, उनका भी विजन आपके अंदर दिख रहा है कि बाबा साहब के सपनों का बक्सर बनाएंगे। तो संविधान बचाने की बात तो इधर इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल हैं वो भी कह रहे हैं, कई कई जगहों पर तो बीजेपी भी कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे। तो असल मायने में कौन संविधान बचा रहा है? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम लोगों ने देखा है, पूरी भारत की जनता ने देखा है कि ये संविधान बचाने वाले हैं या संविधान को जलाने वाले हैं। इनके अधिकांश नेता जो बोले, मंत्रियों का वीडियो वायरल है ना कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलने के लिए हमको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़े, आप 400 पार करा दीजिएगा, हम संविधान बदल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उन नेताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई इस सरकार में? क्या ये देशद्रोह का मामला नहीं बनता है? जो संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है, हमारे बहुजन समाज की धरोहर ही नहीं है, हमारे भारत की सबसे बड़ी धरोहर है। अगर कोई ग्रंथ है भारत में तो सबसे बड़ा धरोहर हमारा संविधान है। और उस संविधान को कोई मंत्री कहे, कोई सांसद कहे, कोई विधायक कहे कि मैं बदल दूंगा, क्या ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? इस पर तो मोदी का भी बयान आया कि मोदी जी ने कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद भी आ जाएं और चाहें कि संविधान बदल दें तो संभव नहीं है। देखिए, मोदी जी क्या कहते हैं, उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? उन नेताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई की है जिन नेताओं ने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है? उन नेताओं पर उन पर भी तो आया सर रिएक्शन कि वो उनका व्यक्तिगत जो है टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। संविधान के बारे में कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है। अगर पार्टी में रहकर कोई बोल रहा है तो उस पार्टी की विचारधारा बोल रही है, और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है उस पार्टी में। उनके ऊपर क्यों नहीं मोदी जी ने एक्शन लिया? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया?
क्यों नहीं उनको सांसद, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया? तो ये मामला ये नहीं है। मोदी जी ने कहा था हमने अभी स्पीच सुना है, आश्चर्य हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये संविधान बाबा साहब ने खुद नहीं लिखा है, अकेले नहीं लिखा है, इसमें 90% से ज्यादा सनातनी थे। इन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा सनातनी थे। जिस भाषण की बात आप कर रहे हैं इसमें उन्होंने कहा है कि अंबेडकर जी खुद भी आ जाएंगे तो संविधान को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इसमें 90% से ज्यादा सनातनी थे। क्या देना चाहते हैं संदेश? हम बहुजन समाज को मोदी जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि मोदी जी सनातनी कौन है, ये नया नया सनातन आप लेकर के आ रहे हैं। पहले हिंदू धर्म की बात हुई, अब सनातन धर्म इसमें चली आ रही है। तो हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, जन्मजात हिंदू हैं, तो इसमें कहाँ कोई ये है कि आप सनातनी किसको करना चाहते हैं? सनातनी आप उसको कह रहे हैं जो देश का सामंतवादी है, जो देश का मनुवाद है, क्या आप उसको सनातनी कर रहे हैं? और बाकी बहुजन समाज क्या है? एक प्रधानमंत्री पद के सुशोभित करते हुए व्यक्ति से इस तरह का वक्तव्य हमारे बाबा साहब के बारे में अगर कोई दे तो मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। इंडिया अलायंस भी सर दवा ठोक रहा है कि हम असल संविधान बचा रहे हैं और संविधान के नाम पर ही वो लोग वोट सब लोगों से मांग रहे हैं। देखिए, संविधान अगर वो बचा रहे होते तो आज देश की हालात ये नहीं होती और देश में एक ऐसी पार्टी की विचारधारा इतनी नहीं बढ़ गई होती जो देश के तोड़ने की बात कर रही हो, देश के संविधान को बदलने की बात कर रही हो। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस गठजोड़ में वो साथ रहे हैं जो संविधान बदलने की बात लोग कर रहे हैं। आज वो लोग भी इसी दौर में शामिल हैं जो संविधान को बदलने का, संविधान में लगातार परिवर्तन करते रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही एक पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती हैं, जो एक भी मैनिफेस्टो नहीं जारी करती हैं और सीधा सीधा है कि हम बाबा साहब के संविधान से चलेंगे और बाबा साहब का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। तो ये एकमात्र पार्टी है। कहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है? ये तो बदलाव है ना। हम संविधान को क्यों नहीं पूरा होते हुए देखना चाहते हैं अपने भारत में? आज सबसे लंबे अरसे तक कांग्रेस के लोग यहाँ शासन कर रहे हैं, तो वो अपने शासन काल में क्यों नहीं बहुजन समाज को और बाबा साहब के मानने वाले लोगों के हालात को ठीक कर पाए? और आज हमारी हालत भारतीय जनता पार्टी में और बदतर हो रही है। इसलिए देश को जरूरत है बहुजन समाज पार्टी की हुक्मरान बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाने के लिए। और जब तक दलित की बेटी, बहुजन की बेटी मायावती जी इस केंद्र की सरकार में नहीं बैठेंगी, तब तक उम्मीद नहीं है कि हम बहुजनों का दिन फिरेगा, हम दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का दिन फिरेगा। सर, आपके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हैं एनडीए की तरफ से मिथिलेश तिवारी जी हैं और यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से सुधाकर सिंह हैं। इनको आप चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती तो हर उम्मीदवार है ना, जो भी उम्मीदवारी यहाँ दिया है हर कोई चुनौती अपने आप में। लेकिन इन दोनों के बारे में जो नाम लिया आपने, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों ही बक्सर को ठगने वाले हैं। एनडीए के प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी वो हैं जिन्हें बक्सर के 5 गांवों का नाम नहीं पता है। क्या बात करेंगे बक्सर के? क्या बात करेंगे बक्सर के विकास की? क्या मुद्दे होंगे उनके पास बक्सर के विकास के? तो न मुद्दे हैं, न 5 गलियों के नाम हैं और न 5 बातों को जानते हैं कि बक्सर में क्या पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा। तो फिर तो वही है ना कि एक भागलपुर वाला बक्सर को लूटा, एक गोपालगंज वाला लूटेगा। गोपालगंज की जनता ने जिसे नकार दिया, उसके घर के लोगों ने उन्हें नकार दिया विधायकी के चुनाव में, तो क्या ये बक्सर पर थोपने वाली बात नहीं है कि बक्सर पर एक सांसद प्रत्याशी ऐसा थोप दे कि जो जिसे बक्सर के बारे में पता नहीं है? तो ये मोदी के नाम की चर्चा नहीं है। प्रत्याशी अपने बल पर देखें कि हम बक्सर के लिए क्या कर सकते हैं और बक्सर को क्या दे सकते हैं। तो इन दोनों ही प्रत्याशी, दूसरे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी जो हैं, विधायक रहे हैं रामगढ़ से। विधायक रहने के पहले आरएसएस और बीजेपी में ही थे। ये छोटे भाई और बड़े भाई हैं। ये दोनों का वोट और दोनों का विचारधारा एक ही है। दोनों एक ही विचारधारा के हैं।
और दोनों बक्सर के लिए, दोनों के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। विकास क्या करेंगे, कोई रोड मैप नहीं है। ये सिवाय और सिवाय बक्सर को लूटने का काम करेंगे, बक्सर की जनता को ठगने का काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। आप हर जगह जा रहे हैं, आपकी रैलियों में काफ़ी अच्छी खासी लोगों की भीड़ आ रही है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से बहन जी जो है उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर हर एक लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट के समर्थन में वोट करने की अपील कर रही हैं, तो क्या अब जो है बक्सर में बहन जी आ सकती हैं, चूँकि आकाश आनंद जी को तो टर्मिनेट कर दिया गया है? देखिए, ये कहना कि आकाश आनंद जी को टर्मिनेट करना ये गलत होगा। आकाश आनंद जी को अभी कुछ दिन के लिए आराम दिया गया है। वो पुनः हम सबों को उम्मीद है कि वो आएंगे और बहन जी निश्चित रूप से बिहार आएंगी, बक्सर आएंगी और बक्सर के तमाम आवाम को अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद देंगी और निश्चित रूप से इस संघर्ष में बक्सर को सबसे आगे ले जाने के लिए बहन जी निश्चित रूप से यहाँ आशीर्वाद देंगी। तो बक्सर में बहन जी आ रही हैं सर? निश्चित रूप से आएंगे। चलिए, बड़ी जानकारी दिया है इन्होंने और कहा है कि बहन जी जो है इनके समर्थन में वोट करने के लिए भी आएँ, वोट दिलाने के लिए जो है यहाँ पर लोगों से अपील करेंगी और बहन जी के आने के बाद जो है यहाँ पर जो अभी समीकरण है वो तमाम समीकरण बदल जाएंगे और जो इनका जीतने का चांस बताया जा रहा है कि बहन जी के आने के बाद अब जो है ना का कोई सवाल नहीं रहेगा। फिलहाल इन तमाम मसलों को लेकर इन्होंने अपनी राय दिया, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।